हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अपना अकाउंट का क्लास कंटिन्यू करते हैं, जो कि हम कहें कि हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को डिसऑनर ऑफ बिल की थ्योरी के बारे में बताया था कि और बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है डिसऑनर ऑफ बिल का वो हम आपको बताए थे। आज हम डिसऑनर ऑफ बिल से रिलेटेड जो है कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को देखने वाले, मीन्स जनरल एंट्रीज वगैरह क्या होती हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप सुनिएगा क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है नोटिंग चार्जेस क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन आपका है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस एक्ट के थ्रू गवर्न होता है। ठीक, ये तीन क्वेश्चन हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब चलते हैं, हम आज अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि थोड़ा सा हम आपको रिवीजन कराना चाहेंगे लास्ट क्लास में जो हम बात किए थे डिसऑनर ऑफ बिल। बेसिकली डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है, हम कहें कि व्हेन ड्रॉवी फेल्स टू पे अमाउंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट इज नोन एज डिसऑनर ऑफ बिल। कहने का मतलब कि जब ड्रॉवी ड्यू डेट पे बिल का अमाउंट पे नहीं कर पाता है तो उसको डिसऑनर बोला जाता है। ठीक, अब ये डिसऑनर जो है हमारा आगे चल के दो प्रकार से बढ़ गया था, और इस डिसऑनर की वजह से हम कहें कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब वो क्या होता है, पहली चीज आती है यहाँ पे नोटिंग चार्जेस। इट इज पेड बाय ड्रॉवर और होल्डर ऑफ बिल इन केस ऑफ डिसऑनर टू नोटरी पब्लिक। अब देखिए नोटिंग चार्जेस क्या है, ये बोला गया कि ये पे किया जाता है ड्रॉवर के द्वारा या होल्डर ऑफ बिल, मीन्स अगर हम कहें कि बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया गया या इंडोर्स किया गया था तो ऐसे केस में जो बिल का होल्डर रहेगा उसके द्वारा पे किया जाएगा इन केस ऑफ डिसऑनर। डिसऑनर जब मीन्स बिल डिसऑनर हो जाता है, अनादर हो जाता है, तब टू नोटरी पब्लिक, किसको पे किया जाता है, नोटरी पब्लिक को। द अल्टीमेट बर्डन ऑफ नोटिंग चार्जेस इज बियर्ड बाय ड्रॉविंग। और ये भी ध्यान दीजिए कि जो नोटिंग चार्जेस का लास्ट बर्डन होता है, मीन्स एक किसकी वजह से हुआ, ड्रॉविंग की वजह से हुआ, तो इसलिए फाइनल बर्डन जो है वो आपका ड्रॉविंग के ऊपर पड़ता है नोटिंग चार्जेस का। ये चीज़ें हम कहें कि आपको लास्ट क्लास में बताए भी थे हम। ठीक है, अब देखिए डिसऑनर का जो था टू टाइप्स में बाइफरकेट होता है। क्या, पहला पेमेंट इन फ्यूचर मीन्स न्यू बिल एंड इंस्टॉलमेंट। अब देखिए डिसऑनर होने के दो वजह हो सकते हैं। एक तो हम कहें कि ड्यू डेट पे ड्रॉ भी बोलता है कि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर में हम पे कर देंगे, आप एक नया बिल लिख दो। दूसरा है कि ड्रॉ भी बोलता है कि हम कभी भी पे नहीं कर पाएंगे, मीन्स हमारे पास पैसा ही नहीं है हम आपको पे कर सके, तो ऐसे केस में इंस्टॉलमेंट मीन्स दिवालिया हो जाता है वो। ठीक, तो हम दोनों का ट्रीटमेंट देखते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट होता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा, या न्यू बिल लिखा जाएगा तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ठीक, पहले बात करते हैं इंस्टॉलमेंट की। तो अगर इंस्टॉलमेंट की बात की जाए मीन्स जब आपका ड्रॉवी दिवालिया हो जाता है तो ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री करनी होगी और ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री होगी। तो ड्रॉवर हमने राम एज्यूम कर लिया है, ड्रॉवी को मोहित। ठीक, तो अब देखिए कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बिल कैंसिल की एंट्री करनी पड़ेगी। जो कि हम कहें कि जब बिल आप लिखे थे तो आप जरा याद करेंगे एंट्री को, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट उस टाइम होगा। ठीक, या हम कहें कि आप सारी एंट्रीज को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली एंट्री आपका क्या हुआ होगा ड्रॉवर की बुक में, सेल्स की, तो सेल्स की क्या एंट्री होगी, मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर बिल लिखा गया होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट। अब हम कहें कि जब बिल कैंसिल करना है तो जो बिल लिखते समय एंट्री हुई थी जस्ट उसका रिवर्स एंट्री करना पड़ता है, तो मोहित अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और ड्रॉवी की बुक में बात की जाए तो जो ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करते समय एंट्री किया था जस्ट उसकी रिवर्स, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ये आपका हो जाएगा बिल कैंसिल करने की एंट्री। चूंकि जब ड्रॉवी आपका इंसॉल्वेंट हो चुका है, यहाँ पे वो पे नहीं कर पाएगा, तो नोटिंग चार्जेस की कोई बात ही नहीं आती है। ठीक, अब जब ड्रॉवी इंसॉल्वेंट होता है तो इंसॉल्वेंट के केस में आप जनरल एंट्री का अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट बताया था। एक फुल इंस्टॉलमेंट, एक होता था आप मीन्स पूरा का पूरा आपका पैसा डूब गया या हाफ पैसा डूबा। फुल का मतलब कि फुल बैड डेप्ट्स या पार्शियल बैड डेप्ट्स। ठीक, तो अगर हम बात करें फुल बैड डेप्ट्स, ड्रॉवी पूरी तरह से कह सकते हैं कि पैसा नहीं दे रहा है, तो आपकी एंट्री क्या होगी ड्रॉवर के बुक में, बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट।
ड्रॉवी की बुक में आपकी एंट्री होगी राम्स अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी का मतलब है कि जो ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया, मीन्स वो इंसॉल्वेंट क्यों हुआ, पैसे की कमी की वजह से, डिफिशियंसी ऑफ अमाउंट था उसके पास, तो उसको क्या किया जाता है, डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक, तो ये ड्रॉवी के बुक में होगा। अगर हम कहें कि पार्शियल बैड डेब्ट्स होता है, मीन्स ड्रॉवी बोलता है कि कुछ पैसा आप ले लीजिए, बाकी पैसा हम नहीं दे पाएंगे, तो ऐसी केस को बोला जाता है पार्शियल बैड डेब्ट्स। मीन्स आंशिक तौर से आपका पैसा डूबा, तो जितना अमाउंट आपको मिलेगा उसकी एंट्री करेंगे और जो अमाउंट नहीं मिला उसको बैड डेब्ट्स में ट्रांसफर करेंगे। कहने का मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट, ये ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगी। और ड्रॉवी के बुक में हो जाएगा राम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिफिशियंसी। मान लीजिए हम कहें कि 20,000 रुपये का बिल था, ड्रॉवी ने बोला 5,000 हम पे कर पाएंगे, 15,000 नहीं पे कर पाएंगे, तो 5,000 रुपीज़ आपका बैंक अकाउंट में जाएगा और जो 15,000 बचेगा वो आपका बैड डेब्ट्स अकाउंट में जाएगा। टोटल मोहित के अकाउंट में 20,000 जाएगा। ठीक, ये आपका हुआ कि इंस्टॉलमेंट के केस में एंट्री। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट, पेमेंट इन फ्यूचर। पेमेंट इन फ्यूचर की बात जब की जाती है तो यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ बिल, मीन्स एक नए बिल का जन्म हो जाता है। तो नए बिल का जब जन्म होगा तो पुराना जो बिल था उसको सबसे पहले में क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। और जब नए बिल का जन्म हो रहा है और पुराना बिल कैंसिल किया जाता है, तो ऐसे केसेस में फ्यूचर में फिर से कोई प्रॉब्लम ना आए उसके लिए नोटिंग चार्जेस पे किया जाता है। करेंट टाइम में मीन्स एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, वो नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर या होल्डर ऑफ बिल के द्वारा पे किया जाएगा, लेकिन बाद में ड्रॉवे से उस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट वसूल कर लिया जाता है। ठीक, फिर हम कहें कि तीसरी एंट्री हमारी आती है रिन्यूअल के केस में इंटरेस्ट से रिलेटेड। अब बात आती है कि ड्रॉवर जो है एक नए बिल के लिए क्यों तैयार होगा। जैसे हमने बोला अभी कि 20,000 रुपये का बिल था, अब ड्रॉवी बोल रहा है कि आप फिर से 3 महीने का एक बिल लिख दीजिए, 3 महीने बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। तो ड्रॉवर पूछेगा भाई हम आपको क्यों लिख दें 3 महीने का बिल, हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो ड्रॉवर भी बोलेगा ठीक है, जो 3 महीने का इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट हम आपको पे कर देंगे, लेकिन आज के टाइम में हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते, इसलिए आप एक नया बिल लिख दीजिए। तो थर्ड पॉइंट हमारा आएगा इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। फिर फोर्थ जो है हमारा न्यू बिल लिखा जाएगा, और न्यू बिल किस अमाउंट का लिखा जाएगा, कैसे होगा, वो हम आगे देखने वाले हैं। और उसके बाद हम कहें कि फिफ्थ जो आपका आता है नॉर्मल, जैसे पेमेंट की एंट्री थी, मीन्स मेच्योरिटी डेट पे न्यू बिल के उसका पेमेंट मिल जाएगा। ठीक, तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल के केस को। ठीक, अब रिन्यूअल ऑफ बिल पहला केस हमारा बनता है कि अगर वो बिल ड्रॉवर अपने पास रखा, मीन्स बिल रिटेन्ड बाय ड्रॉवर, ड्रॉवर अपने पास ही बिल रखा रहता है, तो ऐसे केस में हमें कौन कौन सी एंट्री पास करनी होगी। तो पहली एंट्री हमारी होगी बिल कैंसिल की, और बिल कैंसिल की एंट्री जो है ये ड्यू डेट पे होगा, मीन्स जब ड्यू डेट पे ड्रॉवर इस चीज़ का कंफर्मेशन कर देगा हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आप एक नया बिल लिख दीजिए। ठीक, तो बिल कैंसिल की एंट्री होगी आपकी मोहित अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये ड्रॉवर के बुक में, और ड्रॉवी के बुक में हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ये आपकी पहली एंट्री हुई जो हम कहें कि कैंसिलेशन की है कि ड्यू डेट पे। फिर इसके बाद सेकेंड एंट्री आपकी आएगी नोटिंग चार्जेस से रिलेटेड। चूंकि ड्रॉवर के द्वारा ये नोटिंग चार्जेस पे किया जाता है एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, और ये फॉल्ट किसका है, ड्रॉवी का है, तो इसलिए यहाँ पे जो एंट्री होगी ड्रॉवर के बुक में मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन हो जाएगा नोटिंग चार्जेस पेड। फिर ड्रॉवी के बुक में आपकी एंट्री होगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है नोटिंग चार्जेस किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट होता है, ड्रॉवर या ड्रॉवी के, तो आप याद रखिएगा ये ड्रॉवी के बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट होता है। ड्रॉवर के बुक में नोटिंग चार्जेस कभी भी डेबिट नहीं होता है, बिकॉज ये ड्रॉवर का एक्सपेंसेस नहीं है, ये एक्सपेंसेस ड्रॉवी की वजह से हुआ है, तो ड्रॉवी की बुक्स ऑफ अकाउंट में ये डेबिट होगा। ठीक, तो नोटिंग चार्जेस की एंट्री होगी। फिर इसके बाद इंटरेस्ट की बात आती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इंटरेस्ट की बात क्यों है, क्योंकि ड्रॉवर जब एक नया बिल लिख रहा है तो वो बिल क्यों लिखेगा जब तक उसको कोई फायदा ना हो। तो जो टाइम गैप आ रहा है, मीन्स हम कहें कि जो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए पेमेंट डिले हुआ, तो उसकी वजह से वो ड्रॉवे से इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर 20,000 का बिल था वो बोलेगा 5,100 हमें इंटरेस्ट चाहिए, मीन्स 20,500। ठीक,
और ध्यान दीजिएगा, अब जब न्यू बिल की बात आ रही है तो नोटिंग चार्जेस भी ड्रॉवर ने पे किया है, तो उस नोटिंग चार्जेस का भी पैसा ड्रॉवी से वो लेगा। तो अगर हम कहें कि इंटरेस्ट का अमाउंट ड्रॉवी तुरंत पे कर देता है, तो उसकी एंट्री ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट रिसीव मीन्स ड्रॉवर के बुक में होगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि आप जानते हैं इंटरेस्ट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है और ड्रॉवर के लिए जो है इनकम रहेगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, और ड्रॉवी के बुक में हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, अब बात आती है कि अगर परसेंटेज टर्म में ये इंटरेस्ट आपको मिल गया तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसका फार्मूला आप देखिएगा, इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 12/365 डेज। मीन्स अगर आपका बिल का जो टर्म है वो मंथ्स में रहेगा तो हम 12 मंथ्स लेंगे, अगर डेज में है तो हम 365 डेज लेंगे। और टाइम की जो बात होती है, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमेशा टाइम जो होता है फ्यूचर की, मीन्स जो न्यू बिल का टाइम रहेगा, अगर नया बिल 3 महीने के लिए लिखा गया है तो यहाँ पे टाइम 3 महीने का रहेगा, अगर नया बिल 2 महीने के लिए लिखा गया है तो टाइम 2 महीना, अगर हम कहें कि नया वाला बिल 50 दिन के लिए लिखा गया है तो टाइम मेरा 50 दिन का होगा। ठीक, अब बात आती है अमाउंट ऑफ बिल। जो अमाउंट है वहाँ पे क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा, बिल का अमाउंट मीन्स जो आपका ओल्ड बिल था 20,000 प्लस नोटिंग चार्जेस, फॉर एग्जाम्पल आपने 200 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस पे किया, इन दोनों का सम टोटल जो रहेगा उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो अमाउंट के लिए आप देखिए मैंने बाइफर्केशन किया है कि बिल एंड नोटिंग चार्जेस, इन दोनों का सम टोटल मीन्स 20,000 प्लस 200 दोनों को ऐड करेंगे तो 20,200 रुपीज़ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर हम कहें कि रेट 10% पर एनम है तो 10%, अगर बिल का टाइम है 3 मंथ्स तो 3/12, इस तरीके से करके आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। और इंटरेस्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आपको बिल का डिसऑनर का टाइम बता देगा, अमाउंट बता देगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है, आपसे पूछा जाता है कि वो इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा, तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब फिर बात आती है न्यू बिल की। तो न्यू बिल आपका ठीक उसी प्रकार से लिखा जाता है जैसे आपने पहले बिल की एंट्री की है, मीन्स बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट, बस चेंजेस यहाँ पे हैं कि जो न्यू बिल रहेगा उसका अमाउंट बदला हुआ रहता है। कि अगर हम कहें कि वो इंटरेस्ट पहले पे कर दिया है ड्रॉवी ने, तो न्यू बिल के अमाउंट में आपका ओल्ड बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, इसीलिए देखिए हमने बिल प्लस यन किया है, यन फॉर नोटिंग चार्जेस। ठीक, ओल्ड बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, इन दोनों का सम टोटल करके आपका नया बिल लिखा जाएगा। ड्रॉवी के बुक में आपकी एंट्री क्या होगी, राम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक, फिर हम बात करें अगर ड्रॉवी ने क्या किया कि इंटरेस्ट उस टाइम नहीं पे किया, वो बोला कि इंटरेस्ट का अमाउंट भी आप कैलकुलेट करके न्यू बिल में ऐड कर दीजिए और मैं सब कुछ एक साथ पे करूंगा ड्यू डेट पे। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, इंटरेस्ट के पे की एंट्री ना होकर ड्यू की एंट्री करनी होगी, और ड्यू की एंट्री क्या होगी, मोहित अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये ड्रॉवर के बुक में हो जाएगा, ड्रॉवी के बुक में हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ठीक, ये सब ध्यान दीजिए कि ये जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको कि कॉन्सेप्ट बेस में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि आप लोग को अब जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अगर अभी भी किसी को कहीं पे दिक्कत होगा तो आप पूछने के लिए फ्री हैं। हमारे बार बार कहने के बाद भी आप तो पूछते नहीं हैं, बट मैं आपको बोलता हूँ कि आप पूछने के लिए हमेशा फ्री हैं। अब देखिए कि जब हम कहें कि इंटरेस्ट वो नहीं पे करता है ड्रॉवी, तो न्यू बिल का अमाउंट क्या बनता है, न्यू बिल इज इक्वल टू ओल्ड बिल प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट, मीन्स 20,000 ओल्ड बिल का अमाउंट, 200 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस का, 500 रुपीज़ इंटरेस्ट का, तो इन सब का सम टोटल हम कर देंगे तो 20,700 का आपका न्यू बिल हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड पे हम चलें उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जब रिन्यूअल ऑफ बिल की बात की जाती है तो ड्रॉवी के बुक में हमेशा यही एंट्री होगी जो अभी हमने ऊपर बताया, मीन्स उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में केसेस की वजह से कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में याद करिए कि जब बिल लिखा गया तो ड्रॉवर के बुक्स ऑफ अकाउंट में केसेस की वजह से चेंज होते थे, मीन्स अगर वो अपने पास रखा है बिल तो वो बैंक से डिस्काउंट कराया या इंडोर्स किया या बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया, तो उन सारे केसेस की एंट्री ड्रॉवर के बुक में होती थी, ड्रॉवी की बुक में हमेशा सेम एंट्री रही। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, रिन्यूअल ऑफ बिल की जो एंट्री आप पहले केस में किए हैं तो ड्रॉवी की बुक में
वही एंट्रीज होने वाली हैं, उसके बुक में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चेंजेस कहाँ पे आएंगे? ड्रॉवर के बुक में। अब बात आती है सेकेंड केस को, कि बिल डिसऑनर्ड सॉरी बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, मीन्स अगर आपका बिल डिसऑनर होता है और वो बिल बैंक से डिस्काउंट कराया गया था। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब बैंक से डिस्काउंट कराया गया है बिल, तो ऐसे केस में अगर बिल डिसऑनर होता है तो उसका नोटिंग चार्जेस किसके द्वारा पे किया जाएगा? बैंक के द्वारा। और बैंक किससे वसूलेगा? ड्रॉवर से। ड्रॉवर किससे वसूलेगा? ड्रॉवर से। तो अल्टीमेटली फिर से बर्डन किस पे जाएगा? ड्रॉवर पे जाएगा। ठीक। और इसीलिए आपका नोटिंग चार्जेस में बोला गया है कि पेड बाय ड्रॉवर और होल्डर ऑफ द बिल, मीन्स जो भी बिल को रखा रहेगा ऑन द डेट ऑफ ड्यू डेट वही क्या करेगा? पे करेगा। तो अब चूंकि यहाँ पे बिल बैंक से डिस्काउंट कराया जा चुका है, तो अब यहाँ पे देखिए एंट्री क्या होगी? मोहित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट के लिए देखिए हमने लिख दिया है बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, मीन्स जो बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किया होगा वो प्लस बिल का अमाउंट, ये दोनों का सम टोटल यहाँ पे मोहित के लिए ड्यू हो जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद हम कहें कि इंटरेस्ट की न्यू बिल की एंट्री जो है वो सेम होगा जैसा कि अभी हम फर्स्ट केस में बताए हैं, कि वो सारी एंट्री सेम उसी तरीके से चलेंगी। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, न्यू बिल का आपका हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट, अमाउंट जो है नोटिंग चार्जेस प्लस ओल्ड बिल का। ठीक। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, केस नंबर थर्ड, बिल इंडोर्स्ड। हम कहें कि अगर बिल को किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर दिया गया था और इंडोर्सी हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कमल है, तो अब देखिए कि ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री होगा उसको, और यहाँ पे जो नोटिंग चार्जेस है वो इंडोर्सी के द्वारा पे किया जाएगा, मीन्स कमल के द्वारा पे किया गया होगा, क्योंकि होल्डर ऑफ बिल जो है कमल है। तो ऐसे केस में एंट्री आपकी हो जाएगी मोहित अकाउंट डेबिट टू कमल्स अकाउंट, अमाउंट क्या है? बिल प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों का सम टोटल। और इंडोर्सी के बुक में क्या एंट्री होगी? राम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश अकाउंट। अब देखिए बिल्स रिसीवेबल में बिल का अमाउंट, कैश अकाउंट में नोटिंग चार्जेस। और राम को क्यों उसने डेबिट किया? बिकॉज बिल डिसऑनर हो गया, तो जो पैसा राम से लेना था वो फिर से अब लेना पड़ेगा, और उस पैसे के साथ साथ नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी इंडोर्सी राम से लेगा, मीन्स ड्रॉवर से लेगा, क्योंकि वो बिल ड्रॉवर ने दिया था कमल को। कहने का मतलब राम ने जो बिल कमल को दिया था अब वो डिसऑनर हो चुका है, तो कमल वो सारा पैसा किससे वसूल करेगा? राम से। और राम किससे करेगा? मोहित से। ठीक। चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे भी इंटरेस्ट न्यू बिल की एंट्री सेम होगी। केस नंबर 4, केस नंबर 4 मीन्स बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो सेम केस जो आपका सेकंड नंबर है कि बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, सेम उसी तरीके से आपकी एंट्री यहाँ पे होने वाली है केस नंबर 4 में, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक। अब देखते हैं आगे एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट टेक्स प्लेस विदाउट बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर हेल्प। अब देखिए एकोमोडेशन बिल बेसिकली हम कहें कि क्या होता है कि जब दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त को पैसे की ज़रूरत है लेकिन उसके पास नहीं है, और दूसरा दोस्त उसका मदद करना चाहता है लेकिन उसके पास भी पैसा नहीं है, लेकिन जो दूसरा वाला दोस्त है हम कहें कि काफ़ी नेम एंड फेम है उसके पास, कि अगर वो किसी को भी मार्केट में बोल दे कि हाँ आज 1 लाख रुपए चाहिए तो सामने वाला उसे दे देगा। तो ऐसे में जब एक दूसरे की मदद करने के लिए कोई बिल लिखा जाता है तो उसे एकोमोडेशन बिल बोला जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होता, मीन्स कोई सेल परचेज ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कि अब इसको और समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि एक पर्सन है यक्स, दूसरा पर्सन है वाई। अब यक्स को पैसे की ज़रूरत है और वाई क्या है, यक्स को पैसा देना भी चाहता है, लेकिन उस टाइम वाई के पास भी पैसा नहीं है। लेकिन वाई जो है बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन है, उसका मार्केट में बहुत ही ज़्यादा नाम है कि अगर वो खड़ा हो जाए किस जहाँ पे, उसके लिए लाखों लोग खड़े हो जाएंगे, भैया आप पैसा ले लीजिए। तो ऐसे केस में वाई क्या करता है, कहता है कि एक बिल लिखिए मैं उस पर साइन कर दूंगा। और यक्स अगर उस बिल को किसी के पास लेकर चला जाए, मीन्स जिस पे ये चीज़ लिखा है कि ड्यू डेट पे जिसके पास वो बिल रहेगा वाई उसको 1 लाख रुपए दे देगा। तो ऐसे केस में वो जो बिल यक्स के पास रहता है, यक्स उस बिल को किसी को भी देकर 1 लाख रुपए ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों के बीच में कोई
बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, लेकिन विदाउट कैश वाई ने क्या किया, यक्स का हेल्प कर दिया कि वाई का उस बिल पे सिग्नेचर ही काफ़ी था, क्योंकि जो भी व्यक्ति वाई का सिग्नेचर देख लेगा वो समझ जाएगा कि हाँ वाई पेमेंट कर देंगे ड्यू डेट पे, और वो तुरंत पैसा दे देगा यक्स को कि हाँ आप पैसा ले जाइए और बिल हमको दे दीजिए, ड्यू डेट पे मैं पैसा ले लूँगा। और ड्यू डेट पे उस बिल को वाई से सामने वाला बंदा भुना सकता है, मीन्स उसका पैसा ले सकता है। ठीक, तो ये बेसिकली होता है एकोमोडेशन बिल। तो एकोमोडेशन बिल के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे हमें जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एकोमोडेशन बिल होता क्या है यही हमें जानना है। कभी कभी इससे बारे में पूछ लिया जाता है कि नॉर्मली एकोमोडेशन बिल क्या होता है, कब लिखा जाता है। याद रखिएगा, ए फॉर म्यूचुअल हेल्प, मीन्स एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का जब हेल्प करना चाहता है तब ये लिखा जाता है। इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक, तो ये बातें रही बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड। अगर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट्स है तो आप ज़रूर पूछिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक, गुड लक, थैंक यू।